हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम कर रहे हैं हमारा 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है एचटेट में आए हुआ, उस क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले इसके हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर कर लिया है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी से जाएं चैनल पर, उन वीडियोस को चेकआउट करें, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो 120 तक क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे 121 से क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपके सामने देखिए। लीडर हु गाइड और मोटिवेट्स देयर फॉलोअर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एस्टेब्लिश्ड गोल्स बाय क्लैरिफाइंग रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट्स। तो वो किस टाइप का लीडर है। आपको एक लीडर की डेफिनेशन दे रखी है, तो ये किस टाइप का लीडर है आपको ये बताना है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, ट्रांसैक्शनल लीडर, सिचुएशनल लीडर या फिर ऑथेंटिक लीडर। तो जल्दी से सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाने वाला है। तो देखिए, जो ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर एंड ट्रांजैक्शनल लीडर है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा गया है। हमने अब तक 2021 का क्वेश्चन पेपर किया है, 2022 का कर रहे हैं, अब हम 2023 का क्वेश्चन पेपर करें तो इसमें भी सेम ये क्वेश्चन पूछा गया है। लीडरशिप में जो लीडर का जो चैप्टर है उसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल के क्वेश्चन से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पूरा अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजैक्शनल लीडर। ट्रांजैक्शनल लीडर क्या करता है, वो नेता होता है यह जो भूमिका और कार्य आवश्यकताओं को स्पष्ट करके, यानी कि क्या किसी का रोल है, उनका वर्क क्या है, उनको स्पष्ट करके अपने अनुयायियों यानी कि अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनको स्थापित लक्ष्यों की दिशा में मार्गदर्शन या प्रेरित करता है। लीडर हु गाइड और मोटिवेट्स देयर फॉलोअर्स, वो लीडर जो क्या करता है, गाइड करता है एंड मोटिवेट करता है अपने फॉलोअर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ एस्टेब्लिश्ड गोल्स बाय क्लैरिफाइंग रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट्स। तो क्या होता है, वो ट्रांजैक्शनल लीडर, लेन देन करने वाला नेता होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शनल लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज एंड डायग्नोस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इज नोन एज। जटिल परिस्थितियों का विश्लेषण एवं निदान करने की मानसिक क्षमता क्या कहलाती है। ह्यूमन स्किल कहलाती है, टेक्निकल स्किल कहलाती है, कॉम्प्लेक्स स्किल कहलाती है या फिर कॉन्सेप्चुअल स्किल कहलाती हैं। तो देखिए, क्या एबिलिटी है, वो है हमारी किसी चीज़ को एनालाइज करना और उसको डायग्नोस करना। डायग्नोस का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई कमी निकलती है उसको कंप्लीट करना, डायग्नोस करना, उसको सोल्व करना। तो जब किसी चीज़ की आपको विचार करने की आपके अंदर क्षमता है, अगर आप विचार करने की क्षमता आपके अंदर है ही नहीं, आप सोच ही नहीं पा रहे कि किस टाइप से आपको किस सिचुएशन के निकलना है, अगर आपके अंदर वो स्किल है ही नहीं तो आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते। यानी कि किसी भी चीज़ को एनालाइज करना और उसको डायग्नोस करना। तो ये किस टाइप की स्किल में आता है, ये आपका कॉन्सेप्चुअल स्किल में आता है, वैचारिक कौशल के अंदर ये बातें आपकी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड्स। इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स होती है उसमें क्या इंक्लूड होता है, बौद्धिक संपदा अधिकार में क्या शामिल होता है। पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स या ऑल ऑप्शंस आर राइट। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को सभी बच्चे कर लेंगे, ऑल ऑप्शंस आर राइट इज द राइट आंसर। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट से क्या होती है, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who can check the price fluctuation in the market by holding back the goods when prices fall and releasing the goods when prices rise। कीमत गिरने पर सामान को रोककर और कीमतें बढ़ने पर सामान को जारी करके बाजार में कीमत के उतार चढ़ाव को कौन रोक सकता है। होलसेलर, एजेंट या फिर रिटेलर या फिर मर्सेंटाइल एजेंट। तो देखिए, रिटेलर्स, एजेंट एंड होलसेलर और या फिर मर्चेंटाइल एजेंट, इस सबसे पहले तो आपको इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता है, हम देखते हैं कई बार प्याज का, आपने कई बार सुना होगा कि प्याज क्या करती है, मार्केट में एकदम से उसका जो प्राइस हो जाता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि जब आपको लग रहा है कि मार्केट में फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या करते हो, स्टॉक को रोक के रख लेते हो, ठीक है। जब स्टॉक को आप अपने पास रोक के रख लोगे तो मार्केट में उस चीज़ का फ्लो कम हो जाएगा। फ्लो कम होने की वजह से क्या हो जाएंगे, उसके प्राइसेस हाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे कि आपको लगेगा कि अब ज़्यादा प्राइस हाई हो गए हैं तो आप फिर से क्या करेंगे, धीरे धीरे
सामान को दोबारा से मार्केट में जारी करना शुरू कर देंगे। ये काम कौन करता है? देखिए रिटेलर क्या होते हैं, रिटेलर तो छोटी छोटी शॉप्स होती है, आप सभी को पता है। रिटेलर में जहाँ से हम सामान लेके आते हैं दुकानदार से, तो रिटेलर के बस में ये बात नहीं है कि वो क्या करते। अगर मान लीजिए एक रिटेलर क्या है वो अपने पास सामान होल्ड कर लेता है तो उससे इकोनॉमी पर कोई असर नहीं होगा, ठीक है। एजेंट क्या होते हैं? एजेंट वर्क काम बीच में काम करने का। होलसेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि होलसेलर के पास क्या होता है, बल्क में बहुत ज़्यादा सामान होता है। तो होलसेलर ही क्या कर सकते हैं, अपने पास यदि सामान को होल्ड कर लेते हैं तो जब प्राइस हाई होंगे तो वो मार्केट में उसको इशू कर देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? होलसेलर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर टेलर रोट द बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का? 1911 में क्या लिखा था? 1911 में टेलर ने क्या की थी? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बुक को लिखा था 1911, ठीक है। याद रखना क्या आंसर हो जाएगा? 1911 इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द आइडिया दैट अ सबॉर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर टू हुम ही और शी इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, ये किस आपके जो प्रिंसिपल है उसमें लिखा है? यह विचार कि एक अधीनस्थ के पास केवल एक पर्यवेक्षक होना चाहिए जिसके प्रति वह सीधे तौर पर जिम्मेदार हो। तो ये क्या होता है? हमारा यूनिटी ऑफ कमांड होता है। क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। आपने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे ना, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उनमें से एक होता है यूनिटी ऑफ कमांड। और यूनिटी ऑफ कमांड में क्या कहा जाता है कि जो हमारा सबॉर्डिनेट होता है उसका केवल क्या होना चाहिए? एक सुपीरियर होना चाहिए जिसकी वो बातों को सुने, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की लिमिटेशन नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है? लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो क्या लिमिटेशन नहीं है? देखें, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, तो ये तो लिमिटेशन होती है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम इसमें होती है। सिस्टम फेलियर, सिस्टम फेलियर भी आपकी क्या होती है? एक लिमिटेशन होती है। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये भी आपकी एक लिमिटेशन होती है। लेकिन जो लिखा है फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग, ये आपकी एडवांटेज होती है, ना कि लिमिटेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल यानी कि लचीली रिपोर्टिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज पेड ऑन। जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी अपने डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी के बेस पर इशू करते हैं, तो जो इंटरेस्ट होता है वो किस पर पे किया जाता है? किस पर पे किया जाता है? तो याद रखना, जब भी आप पहले तो सब आपको पता होना चाहिए कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है। देखिए इसमें मैं आपको बताती हूँ एक बार अच्छे से। मान लीजिए आपको लोन लेना है बैंक से, ठीक है। आप गए बैंक के पास, आपने बोला जी मुझे 10 लाख का लोन दे दीजिए। कितने का? 10 लाख का आप लोन ले रहे हैं बैंक से, ठीक है। आपने लोन लिया तो बैंक बोलेगा ठीक है भाई, मुझे क्या दो? सिक्योरिटी दो। आप देख रहे हैं जैसे कि ज़मीन अपनी गिरवी रख देते हैं, कोई अपना मकान गिरवी रख देता है, तो बैंक बोलता है ठीक है आप मुझे अब कुछ सिक्योरिटी दीजिए। तो प्राइमरी सिक्योरिटी मान लीजिए आपके पास, आप बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास 8 लाख रुपए की मेरे पास सिक्योरिटी है, ठीक है। यदि आपके पास 8 लाख रुपए की सिक्योरिटी आपने वो बैंक को दे दी, अब बैंक बोलेगा अभी भी 2 लाख कम है, तो कम से कम बैंक क्या करता है, जब आप 10 लाख का लोन लेंगे तो कम से कम वो आपसे 12 लाख का आपको सिक्योरिटी मांगेंगे। तो अब वो क्या कहता है बैंक, जी ठीक है आप हमें क्या दे सकते, जो आपने अपने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं वो डिबेंचर्स हमें ही दे दीजिए, ठीक है। तो अब जो कंपनी है वो क्या करती है, मान लीजिए 4 लाख के डिबेंचर किसको दे देती है? बैंक को दे देती है, ठीक है। यानी कि इन फ्यूचर जो भी इस पर कुछ भी होगा वो किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा, ठीक है। तो जो 4 लाख के डिबेंचर कंपनी ने अपने लोन के ऊपर बैंक को दिए उसी को हम क्या बोलते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। और जब ये आप डिबेंचर्स देते हैं बैंक को तो वहाँ से आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, याद रखना हमेशा। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा देखिए क्या लिखा है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर। जब हम इंटरेस्ट देंगे नहीं तो हम नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू का करेंगे ही क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा नो इंटरेस्ट इज पेड, कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, यानी कि जब भी कोई आपका एग्रीमेंट नहीं हो, पार्टनर्स आर लायबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ। आप सभी को पता है जब भी आपकी पार्टनरशिप डीड क्या होती है बेटा? साइलेंट होती है, तो वहाँ पर आप 6% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं पर एनम। याद रखना कितना करते हैं?
पर एनम आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए 6% सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर अब आपको 6% सिंपल इंटरेस्ट दिया तो बच्चे डायरेक्ट यही क्वेश्चन का राइट आंसर करके आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। 12% हम नहीं देते हैं। अब देखिए क्योंकि मैंने क्यों बोला, क्योंकि 6% मैंने खुद ही बोला, फिर मैं बोल रही हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट हम 6% गलत क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए गलत कर रहे हैं क्योंकि बेटा यहाँ पर आपको पर एनम के रिगार्डिंग कोई भी वर्ड नहीं दिया गया है। थर्ड ऑप्शन देखिए 0.50 यानी कि 0.50% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट, ये पर मंथ दे रखा है। यदि आप 0.50 को 12 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6% निकल के आ जाएगा, 6% पर एनम ये बन जाएगा। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ना कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इज, जो पार्टनर्स की जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है वो किस टाइप का आपका अकाउंट होता है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट हमेशा पार्टनर्स का क्या होता है बेटा, एक एसेट्स अकाउंट होता है। ये क्या होता है, एसेट्स अकाउंट होता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है, एक एसेट्स अकाउंट होता है, याद रखना हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेवरेबल बैलेंसेस एज पर पासबुक मीन्स, यदि आपकी पासबुक में फेवरेबल बैलेंस है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो पासबुक कौन बनाता है, बैंक बनाता है, ठीक है। कैश बुक कौन बनाते हैं, हम बनाते हैं। कैश बुक में जब आपको पता है जब भी आप कैश अकाउंट अपनी बुक्स में प्रिपेयर करते हैं तो कैश का अमाउंट क्या होता है बेटा, डेबिट होता है, ठीक है। यानी कि अब आप समझ गए कि जब कैश बुक में आपकी अमाउंट डेबिट होगी इट मीन्स वो फेवरेबल होगी, ठीक है। लेकिन जब आप पासबुक की बात करते हैं तो इसको बैंक मेंटेन करता है। और जब आप देखते हैं अपनी पासबुक में कि आप अपनी पासबुक ओपन करके देखना, यदि आपको क्रेडिट बैलेंस मिलेगा इट मीन्स वो आपके लिए फेवरेबल होगा, यदि वहाँ पर डेबिट बैलेंस मिलेगा इट मीन्स वो आपके लिए अनफेवरेबल होगा। तो यहाँ पर पासबुक की बात होती है, पासबुक को कौन मेंटेन करता है, बैंक मेंटेन करता है। और फेवरेबल वो कब होता है, जब आपका क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक, जब आपकी पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो आपकी क्या हो जाएगी, फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अ लायबिलिटी टेक्स ओवर बाय पार्टनर इज टू बी डेबिटेड टू, समापन पर साझेदार के द्वारा लिए गए दायित्व को डेबिट किया जाएगा। देखिए जो भी लायबिलिटी होगी उसको हम किस में करेंगे, सोचेंगे सभी एक बार। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाते में, इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन रियलाइजेशन अकाउंट, इन कैश और बैंक अकाउंट। तो क्या हो जाएगा, देखिए जब भी आप डिसोल्यूशन के टाइम पे हमेशा ये याद कर रखना कि डिसोल्यूशन का टाइम की आपसे बात कर रही है तो डिसोल्यूशन के टाइम आप कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जब देखिए आपने देखा हो एडमिशन होगा, डेथ होगा, रिटायरमेंट होगा, उस टाइम पे हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप लायबिलिटी को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाते में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। एज पर टेबल एफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज़ 12%, गलत बात है। देखिए जो आपका कॉल्स इन एरियर पर होता है 10%, ठीक है। और एज़ पर टेबल एफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पर होता है बेटा 12%, ठीक है। ये रिवर्स करके दे दिया था इसलिए आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। आपको करेक्ट बताना है। नेक्स्ट देखिए, लॉस ऑन रीइश्यू शुड एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट, जो लॉस ऑन रीइश्यू होता है वो एक्सीड होना चाहिए फॉरफिटेड अमाउंट से, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ में लिखा है स्वेट इक्विटी शेयर्स आर दोज विच आर इशूड टू एम्प्लॉयज़ एंड डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंट, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर दोज, यानी कि स्वेट इक्विटी वे होते हैं जो कर्मचारियों और निदेशकों को बट्टे पर जारी किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अमाउंट मे बी यूटिलाइज्ड बाय अ कंपनी फॉर, जो आप सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमारा अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं शेयर्स को जब इशू करते हैं प्रीमियम पर, तो जो वहाँ से अमाउंट कलेक्ट होती है उसको आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये आपसे पूछा है। राइटिंग ऑफ एनी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, राइटिंग ऑफ एनी लॉस ऑफ रिवेन्यू नेचर, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, या फिर ऑल ऑप्शंस आर राइट। अब देखिए बच्चे इसमें डायरेक्ट
बिना सोचे समझे जहाँ तक मुझे लगता है सभी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर करके आएंगे, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, प्रीमियम जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है उसको हम मेनली बेटा 4 या 5 चीज़ों में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये आप अपनी बुक ओपन करना, ये आपके लिए मैं HW भी दे रही हूँ। ठीक है, क्या क्योंकि कुछ होमवर्क आपको भी करना चाहिए, रिसर्च करेंगे तो 4 से या 5 चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम यूटिलाइज करते हैं। तो वो आपको देखनी है और उसको नोट्स बना के अपनी नोटबुक में रखना है। ठीक है, तो अब राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका देखते हैं। तो राइटिंग ऑफ एनी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के जब अगर आपको लॉस होता है तो वहाँ को राइट ऑफ करने के लिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। राइटिंग ऑफ एनी लॉस ऑफ रिवेन्यू नेचर के भी नहीं करते। राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, ऑल ऑफ दीज हमारा इसका राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The appropriate sequence of the formation of a company are in the following order। ठीक है, आपका क्या करना है कि कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है तो किस तरीके से कंपनी का फॉर्मेशन होगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शंस चेक करते हैं। देखिए प्रमोशन दे रखा है आपको, फर्स्ट सेकंड में भी प्रमोशन है, थर्ड में कैपिटल सब्सक्रिप्शन इनकॉर्पोरेशन। तो देखिए 2 ऑप्शन तो आपको यहीं से गलत हो जाएंगे। सबसे पहले कैपिटल आ ही नहीं सकता, इनकॉर्पोरेशन भी नहीं आएगा, तो सबसे पहले प्रमोशन आएगा, बिल्कुल राइट बात है। उसके बाद आ गया कमांसमेंट ऑफ बिजनेस एंड इनकॉर्पोरेशन, तो पहले इनकॉर्पोरेशन होगा उसके बाद ही तो आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, कमेंसमेंट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। तो राइट सीक्वेंस आपका क्या हो जाएगा, पहले प्रमोशन होता है, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन होता है, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन आप करते हैं, बाद में क्या होता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आज किए हैं हमने 15 क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन पेपर के सिर्फ 15 क्वेश्चन रिमेनिंग है जो हम कल की क्लास में उसको कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड उन्हीं बच्चों को आप ये जो हमारी वीडियो आती है लाइव स्टार्ट होती है सबसे पहले, एंड वही बच्चे मैसेज कर पाएंगे लाइव चैट में जिन्होंने चैनल को ज्वाइन कर रखा होगा। तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।